जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 16 है। और आज इस लेक्चर 16 का जो हमारा टॉपिक है, याद रखें, वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के कुछ यूजेस जो थे ना, वो मैंने आपको पहले ही ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। तो ट्रांजिस्टर के यूजेस जो है वो ज़रा अगेन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के जो है ना वो यूजेस क्या होते हैं। तो टॉपिक हमारा नेम क्या है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लेकिन जी, तो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के सबसे पहले यूज देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता होता है। ट्रांजिस्टर को याद रखें, मैंने आपको दो यूजेस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि ट्रांजिस्टर के दो यूजेस होते हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो इसे एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए, एक तो एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं, सेकंड हम इससे स्विचिंग पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं, एज अ स्विच इसे यूज करते होते हैं। थर्ड याद रखें, हम इसे ऑसिलेटर के तौर पे भी यूज करते होते हैं। फोर्थ जो होता है, हम इसे मॉड्यूलेशन के लिए भी यूज करते होते हैं। और फिफ्थ जो है वो हम इसे मल्टी वाइब्रेटर के तौर पे भी यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में जिस जिस एप्लीकेशन को हमने स्टडी करना है, याद रखें, एक तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, इसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद हमने ऑसिलेटर पोर्शन को स्टडी करना है और मल्टी वाइब्रेटर को स्टडी करना है। इट मींस कि ये हमारे जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें ये एरियाज जो है ना ये डिस्कस किए जाएंगे। एम्पलीफायर वाला भी है, ऑसिलेटर वाला भी है और मल्टी वाइब्रेटर वाला भी है। स्विचेस और मॉड्यूलेशन वाला ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको स्किप कर देंगे। तो अब हम मूव करते हैं, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। तो याद रखें, इसकी मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वो थीम बता दूं कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो थीम में याद रखें, सबसे पहले आपने एम्पलीफायर के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो क्या होगा? एम्पलीफायर का होगा। सेकंड स्टेप पे याद रखें, आपने इसकी एम्पलीफिकेशन के बारे में बताना है, एम्पलीफिकेशन के बारे में। थर्ड स्टेप पे आपने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। देखिए, तीन स्टेप हो गए हैं। फर्स्ट पे एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर के बारे में बताना है। उसके बाद एम्पलीफिकेशन क्या होती है, उसके अबाउट बताना है आपने। और थर्ड स्टेप पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन होगी फोर्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप पे याद रखिए इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है। और फिर लास्ट पर हम क्या देखें, वर्किंग में याद रखिए कि एग्जांपल को भी साथ डिस्कस करना है। और लास्ट पर हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। ये जितने भी स्टेप्स हैं, एक दफ़ा फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतने आपने स्टेप्स को कवर करना है। पहले पे एम्पलीफायर देखना है, सेकंड पे एम्पलीफिकेशन देखनी है, थर्ड पे आपने इंट्रोडक्शन देखना है, फिर फोर्थ पे कंस्ट्रक्शन देखनी है, फिफ्थ पे वर्किंग देखनी है और वर्किंग में ही एक एग्जांपल को भी साथ कवर करना है। और लास्ट पर हमने इसके यूजेस देखने हैं। तो लेंगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आपने एम्पलीफायर देखना है कि एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर को हमने डिफाइन करना है। एम्पलीफायर की डेफिनेशन याद रखें, एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्ज आउटपुट सिग्नल में। यानी इनपुट पे आप स्मॉल सिग्नल देंगे और आउटपुट पे आपको वो लार्ज सिग्नल मिलेगा। बात समझ आई? आउटपुट पे वो क्या मिलेगा? लार्ज सिग्नल मिलेगा। लेकिन याद रखें, आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल की ट्रू कॉपी होगी। ट्रू कॉपी मीन ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं आई होगी, जस्ट उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, जो सिग्नल स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता होता है, जो एम्पलीट्यूड है वो उसका इंक्रीज वो होगा। बाकी जो सिग्नल की जो शेप है वो सेम टू सेम होगी जो इनपुट सिग्नल है। तो हम एम्पलीफायर को डिस्कस करें कि एम्पलीफायर है क्या। एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रही है स्मॉल इनपुट सिग्नल को लार्ज आउटपुट सिग्नल में। तो उसे हम नाम क्या देते होते हैं? एम्पलीफायर का नेम देते होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे एम्पलीफायर हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे एम्पलीफिकेशन क्या है। तो एम्पलीफिकेशन देखें कि एम्पलीफिकेशन किसे कहते होते हैं। अच्छा, एम्पलीफायर में ये एक फिगर भी देख लें। ये देखिए, इनपुट पे स्मॉल इनपुट, ये एम्पलीफायर है। ये जो बॉक्स आपको शो करवाया गया एम्पलीफायर, इसकी इनपुट पे ये देखें एक इनपुट सिग्नल जो है एसी सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लियर। और ये उसे कन्वर्ट कर रहा है, देखें, एक लार्ज आउटपुट सिग्नल में। इसका एम्पलीट्यूड देख लें, तो वो इनपुट सिग्नल से वो इंक्रीज कर गया है, ओके होगा। लेकिन सिग्नल की जो शेप है वो देख लें, जो हमारा इनपुट पे साइनोसाइडल वेव थी, तो आउटपुट भी क्या है? साइनोसाइडल वेव है। तो लेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप था एम्पलीफिकेशन को हमने देखना है कि एम्पलीफिकेशन क्या है। एम्पलीफिकेशन याद रखें, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता होता है। सिग्नल स्ट्रेंथ की मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है लीनियर वे में। याद रखें, एम्पलीट्यूड जो है वो लीनियर वे में, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता होता है। तो इसको हम नेम क्या देते होते हैं? एम्पलीफिकेशन का नेम है। हमारे दो स्टेप हो गए हैं कि फर्स्ट स्टेप पे हमने एम्पलीफायर देखा, सेकंड स्टेप पे हमने उसे क्या देखा? एम्पलीफिकेशन को देख लिया, क्लियर। अब थर्ड स्टेप पे मैंने कहा था कि थर्ड स्टेप पे हमने किस चीज को कवर करना है। थर्ड स्टेप पे याद रखें, मैंने कहा था कि इसके इंट्रोडक्शन को कवर करना है, कुछ इंट्रोडक्शन एरिया है
उसको हमने कवर करना है। तो इंट्रोडक्शन में देखें सबसे पहले। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि हमने अगर एम्प्लीफिकेशन लेनी है, एम्प्लीफिकेशन सिग्नल की करवानी है, तो हम जिस डिवाइस को यूज़ करेंगे वो तो एम्पलीफायर है। लेकिन अगर लार्ज एम्प्लीफिकेशन करवानी हो, बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्लीफिकेशन करवानी हो, तो फिर क्या करते हैं? याद रखें, बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्लीफिकेशन के पर्पज़ के लिए हम मल्टी स्टेजेस एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेजेस, एक होते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एक होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। हम यहाँ पे अभी जो स्टडी करेंगे वो हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में याद रखें, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब होता है कि एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ हुआ हो, जस्ट एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ हुआ हो। लेकिन मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मल्टी के मीनिंग भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे। और याद रखें, ये जो ट्रांजिस्टर है एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, ये केस्केडेड टेक्निक में होते हैं। केस्केडेड अरेंजमेंट इसे कहते होते हैं, केस्केडेड। अच्छा, केस्केडेड अरेंजमेंट के मीनिंग क्या होते हैं? केस्केडेड अरेंजमेंट के मीनिंग ये होते हैं कि अगर आपने एक ट्रांजिस्टर लगाया है तो एक ट्रांजिस्टर की आउटपुट पे दूसरे ट्रांजिस्टर की इनपुट होगी, और इसी तरह सेकंड ट्रांजिस्टर जो है उसकी आउटपुट पे थर्ड ट्रांजिस्टर की फिर इनपुट होगी, थर्ड की आउटपुट पे फोर्थ की इनपुट होगी। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं केस्केडेड अरेंजमेंट। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यही केस्केडेड अरेंजमेंट यूज की जाती है, या इसका एक सेकंड नेम भी होता है, इसे कहते हैं डार्लिंगटन पेयर अरेंजमेंट। डार्लिंगटन पेयर अरेंजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि अगर लार्ज एम्पलीफिकेशन करवानी हो तो लार्ज एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या काम कर रहे होते हैं? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं। क्लियर? जो कि केस्केडेड टेक्निक में होते हैं। लेकिन तो अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, जब भी हम थीम का थर्ड एरिया डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट करता होता है। बात समझ आई? ट्रांजिस्टर की तरह ये ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर के तौर पे कैसे बिहेव करता है, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया गया होता है। याद रखें, इस पर्पस के लिए हम कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते होते हैं। क्लियर हो गया? किसको यूज करते हैं? कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज कर रहे होते हैं। और ये देख लें कि हम सिंगल ट्रांजिस्टर यानी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है इसमें। ये देखिए, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यानी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा और उसके साथ उसके अलाइड कंपोनेंट्स होंगे। अलाइड कंपोनेंट्स मीनिंग क्या है इसके? उसका रजिस्टर लगे होंगे, उसके साथ कैपेसिटर वगैरह लगे होंगे, ये उसके अलाइड कंपोनेंट्स हैं। ओके हो गया? और इसमें हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। बात समझ आ गई? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, जो कि क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ओके हो गया? अच्छा, अब कॉमन एमिटर को यूज क्यों किया जाता होता है? मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि इसका पावर गेन क्या होता है? हाई होता है। कॉमन एमिटर के पावर गेन हाई होने की वजह से हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, इस तरह एक और बात भी याद रखिएगा कि याद रखिए इसकी आउटपुट वेव फॉर्म जो होती है वो सिमिलर होती है, इनपुट वेव फॉर्म की तरह ही होती है। मतलब आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन जस्ट डिफरेंस किस बात को होता है? डिफरेंस जो इनमें होता है वो जस्ट एम्पलीट्यूड को होता है। आपको पता है इनपुट सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड लो होगा, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाई होगा। तो एक तो ये बात रखनी है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, जस्ट जो होता है वो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। अच्छा, इसी तरह याद रखें कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है दो बातों के ऊपर। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन एक तो आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो याद रखिए इस टॉपिक के अंदर यही काम है हमारा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हमने करवानी है टोटली। इनपुट वोल्टेज कम होंगे, आउटपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यही हमारे इस टॉपिक का टास्क है। पर्पस जो है वो हमारा मेन ये है। मैंने आपको बताया कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन दो बातों पर डिपेंड कर रही होती है। किन किन पर? एक तो आउटपुट रेजिस्टेंस पर और एक ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस पर। याद रखें, ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत लो होती है। ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही लो हो, बहुत ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे? इनपुट वोल्टेज से। ये देख लें, आउटपुट वेव फॉर्म is similar to the input waveform except the difference of amplitude। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट डिफरेंस किस बात को होगा? एम्पलीट्यूड का होगा। और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन डिपेंड कर रही है, देख लें, आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर which is very low, so output voltage is greater than input voltage। एक तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे एम्पलीफायर के लिए यूज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिस्टर को याद रखें उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट होना चाहिए। ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट होना चाहिए? एक्टिव रीजन में, या लीनियर रीजन भी जिसे कहते होते हैं।
मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि रीजन जो थे वो हमारे कट ऑफ रीजन थे, इस तरह सैचुरेशन रीजन था, इसी तरह एक्टिव रीजन था और ब्रेकडाउन रीजन था। तो ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफायर पर्पस के लिए यूज करना है तो याद रखें उससे उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट होना चाहिए। अच्छा, कट ऑफ और सैचुरेशन का भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कट ऑफ और सैचुरेशन को कहाँ पे यूज किया जाता है। याद रखिए जब ट्रांजिस्टर को एज अ स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं ना तो फिर वहां पर उनको यूज किया जाता है कट ऑफ और सैचुरेशन में। कट ऑफ में ये होता है कि अगर आपने स्विच को ओपन करवाना हो तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो कट ऑफ मोड में काम करता है यानी कट ऑफ रीजन में, और अगर एक स्विच को क्लोज करवाना हो तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो सैचुरेशन मोड में काम करता है। तो उनके जो यूजेस है ना वो इस तरह से होते हैं कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के। तो मैं बात करूं कि अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना है तो उसे उसके किस रीजन में ऑपरेट होना चाहिए, उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट होना चाहिए। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो नहीं देखें अभी तक हमने किन किन एरियाज को डिस्कस किया है। हमने फर्स्ट स्टेप में एम्पलीफायर देखा, सेकंड स्टेप में एम्पलीफिकेशन स्टेप को देखा, थर्ड स्टेप में हम ये सारा उसका इंट्रोडक्शन कवर कर रहे थे। क्लियर? अब हम मूव करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में क्या होना है, याद रखिए कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन चूंकि हम यूज कर रहे हैं, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके हो गया? तो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करना है कि ट्रांजिस्टर का यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि मीटर बेस्ड जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस। ओके हो गया? और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बाइस। अगर मीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस है तो उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। और इसी तरह आपने आउटपुट कहाँ से लेनी है, कलेक्टर से लेनी है। कलेक्टर के किस टर्मिनल से, याद रखें कलेक्टर में जो आपने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई होती है ना, लोड रेजिस्टेंस या कलेक्टर रेजिस्टेंस जिसे कहते होते हैं, वीसीसी के सीरीज में आरसी रेजिस्टेंस जो अटैच्ड होती है उससे आपने लेनी है। लेकिन देखें मैं आपको फिगर में ये सारी बातें शो करवाता हूँ। फिगर में देखें जरा, तो आपके सामने एक कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन ये नजर आ रही है जिसमें हम मीटर टर्मिनल देखें, मीटर टर्मिनल ग्राउंडेड है यहाँ से, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन एरोहेड अवे फ्रॉम द बेस है, देख लें। अब मीटर ये बेस हो गई, ये मीटर मीटर बेस को देख लें फॉरवर्ड बाइस किया जा रहा है। बेस पॉजिटिव है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, मीटर नेगेटिव है तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो मीटर बेस जंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, इस तरह देखिए तो कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है। कलेक्टर बेस, कलेक्टर नेगेटिव है तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बेस पॉजिटिव है तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इट मींस कलेक्टर बेस जंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है। ओके हो गया? अच्छा, इस तरह हर बैटरी की सीरीज में एक एक रेजिस्टेंस हमने अटैच की है, ये देख लें। इनपुट रेजिस्टेंस ये वाली है आर बी बेस रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस ये वाली है कलेक्टर रेजिस्टेंस, या इसे लोड रेजिस्टेंस भी कहते होते हैं। और इनपुट और आउटपुट पे कपलिंग कैपेसिटर, ये वो रेजिस्टर और कैपेसिटर, इन्हें वो अलाइड कंपोनेंट्स कहा जा रहा है कि ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, यानी ये पूरा स्केच सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और उसके उसके अलाइड कंपोनेंट्स हैं। ओके हो गया? और इनपुट पे देखें पॉजिटिव साइकिल दिया तो आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल मिला है बट एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला है। ओके हो गया? बट सिग्नल जो है वो सिमिलर है एक दूसरे के, मतलब दोनों की शेप क्या है, साइनोसाइडल वेव ही है। इनपुट पे भी वही साइन वेव है और आउटपुट पे भी सिग्नल जो है वो साइनोसाइडल वेव ही है। तो लेंगे आपको समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब जरा देखते हैं। अच्छा, अभी भी हम स्टिल इसके कंस्ट्रक्शन एरिया में ही है। मैंने आपको बताया कि मीटर बेस जंक्शन को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस। किस बैटरी के थ्रू फॉरवर्ड बाइस किया है, ये वाली बैटरी वीबीबी के थ्रू हमने क्या किया है, इसको फॉरवर्ड बाइस किया है। अच्छा, अब ये वीबीबी सोचें एसी वोल्टेज है डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। ओके हो गया? अगर ये डीसी वोल्टेज याद रखें तो ये किस पर्पस के लिए यूज हुए हैं, बाइसिंग करवाने के लिए। क्या मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाए बाइसिंग करवाने के लिए, याद रखें इसी वजह से बाइस वोल्टेज भी कहते होते हैं। इन वोल्टेज का नेम क्या दिया जाता होता है, बाइस वोल्टेज भी कहते होते हैं। क्लियर? और इसकी मैग्नीट्यूड इन वोल्टेज की इतनी रखी जाती है कि मीटर बेस जंक्शन को इसने फॉरवर्ड बाइस करवाना होता है लाजमी। बात समझ आई? एसी सिग्नल जो है चाहे उसका पॉजिटिव साइकिल आए चाहे उसका नेगेटिव साइकिल आए, दोनों साइकिल में आपने इस बैटरी के वोल्टेज इतने एडजस्ट करने होते हैं कि वो एमिटर बेस जंक्शन को क्या करवाई रखे, फॉरवर्ड बाइस करवाई रखे। ओके हो गया? लें जी, तो अभी तक हमारे स्टेप्स देख लें। हमने अपने 4 स्टेप्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पे क्या था, एम्पलीफायर की डेफिनेशन थी। सेकंड पे एम्पलीफिकेशन थी, उसे भी हमने कर लिया। थर्ड पे इंट्रोडक्शन था, उस एरिया को भी कर लिया। फिर कंस्ट्रक्शन एरिया को भी कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में कि ये किस तरह से काम करता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। क्या मीनिंग है कि इसके मीनिंग होते हैं कि हम इनपुट पे स्मॉल वोल्टेज देते हैं और आउटपुट पे हमें लार्ज वोल्टेज मिलते हैं।
इनपुट पे स्मॉल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट पे हमें एज अ रिजल्ट में हमें लार्ज वोल्टेज मिलेंगे। इससे कहते हैं कि ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करता होता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता होता है आउटपुट पे। तो वो कैसे करता है, तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को। तो याद रखें, हम इनपुट पे एक वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं। इनपुट पे क्या अप्लाई करते हैं, एक वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब इनपुट पे वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं तो याद रखें इनपुट करंट जो है एक्चुअली वो कौन सी होनी है हमारी। अच्छा, इनपुट पे जब आपने वीक सिग्नल अप्लाई किया तो अमीटर बेस्ड जंक्शन जो कि फॉरवर्ड बाइस होता है, अमीटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो इट मींस इनपुट सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। अच्छा, इनपुट सर्किट की रेजिस्टेंस जब लो होती है और आप वीक सिग्नल इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखें एक लार्ज चेंज प्रोड्यूस होता है अमीटर करंट में। लार्ज चेंज किस में प्रोड्यूस होता है, अमीटर करंट में। और जो जितना लार्ज चेंज अमीटर करंट में आता है उतना ही लार्ज चेंज कलेक्टर करंट में आ जाता है, क्योंकि बेस करंट बहुत ही मिनिमम होता है। तो जब हम देखते हैं कि अमीटर करंट इक्वल होता है सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो बेस करंट तो बहुत ही मिनिमम हुआ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिर अमीटर करंट और कलेक्टर करंट जो होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लार्ज चेंज अमीटर करंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन जब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, इट मीन फिर कलेक्टर करंट में भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लार्ज चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। देखें, इनपुट पे वीक सिग्नल अप्लाई किया, क्लियर, मतलब स्मॉल वोल्टेज आपने अप्लाई किए या वीक वोल्टेज प्रोवाइड किए, लार्ज चेंज इन अमीटर करंट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इनपुट सर्किट की रेजिस्टेंस क्या थी, लो थी। क्यों लो थी, क्योंकि इनपुट सर्किट क्या था, फॉरवर्ड बाइस था। अच्छा, जब लार्ज चेंज प्रोड्यूस हो गया किसमें, अमीटर करंट में, तो यही लार्ज चेंज किसमें भी प्रोड्यूस हो गया, कलेक्टर करंट में भी प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कलेक्टर सर्किट को देखें जरा। आउटपुट सर्किट को अगर देखा जाए तो आप मुझे ये बताएं कि आउटपुट सर्किट में याद रखें ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है ना, ये हाई वैल्यू की होती है। कलेक्टर रेजिस्टेंस जो होती है, ये वाली कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई वैल्यू की होती है। अगर ये हाई वैल्यू की है तो इसके अक्रॉस मैंने बताया था कि आउटपुट इसी से लेनी होती है, याद रखें कलेक्टर रेजिस्टेंस से लेनी होती है। अगर ये हाई वैल्यू की है और मैंने बताया कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा लार्ज हो चुका है और आर सी भी लार्ज है, आई सी भी लार्ज है, तो इसके अराउंड जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे V इक्वल टू आई आर आई सी आर सी, यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर होंगे वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ये शो हो रहा है, इनपुट वोल्टेज तो आप बहुत कम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड, ये इंक्रीज हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं। तो इसी को तो हम नाम क्या देते होते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का। बात समझ आ गई। लेकिन जी, तो अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सारी बात मैंने आपको बता दी कि मैंने वीक सिग्नल लो वोल्टेज इज अप्लाइड एट द input of a transistor, then a large change in emitter current produced because input circuit has low resistance। तो यही लार्ज चेंज किसमें भी आ जाएगा, कलेक्टर करंट में भी। नाउ लार्ज चेंज इन emitter current produces the same large change in collector current due to the transistor action। ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से कलेक्टर करंट में भी आ जाएगा। और ये सारी बात बता चुका हूँ कि लोड रेजिस्टेंस जो है, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी, ये हाई वैल्यू की होती है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो लार्ज हो जाएंगे। तो इट मींस हमने इनपुट पे सिग्नल कौन सा दिया है, वीक सिग्नल दिया, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें उसने प्रोवाइड किया है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, उसने इन स्मॉल इनपुट वोल्टेज को लार्ज आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें दिया है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे जी, दो स्टेप रह गए हैं। अब मैंने आपको बताया था, मतलब दो स्टेप इस ना कि वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल को भी कवर करना है। तो अब हम मूव करते हैं कि एग्जांपल की तरफ, कि इसकी एग्जांपल क्या है। अच्छा, एग्जांपल में देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसकी। अच्छा, हम ये कंसिडर करते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट करते हैं 5 किलो ओम है। कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम, माइंड में रखिएगा। अच्छा, हम इनपुट वोल्टेज जो है ना उसमें बहुत स्मॉल चेंज लेके आते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इनपुट वोल्टेज बहुत कम दें, आउटपुट पे बहुत ज्यादा मिले, हम ये देखेंगे। अच्छा, इनपुट वोल्टेज जो है ना उसमें बहुत स्मॉल चेंज लेके आए, हम कहते हैं हम 0.1 वोल्ट की लेके आते हैं चेंज इनपुट वोल्टेज में। हम इनपुट वोल्टेज में कितना कर रहे हैं, 0.1 वोल्ट। अगर इनपुट वोल्टेज 0.1 वोल्ट कर रहे हैं तो हम लेट करते हैं कि उस इनपुट सर्किट में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर होगा। वो कितना होगा, 1 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। इनपुट वोल्टेज कितने दिए हैं, 0.1 वोल्ट। और इनपुट करंट कितना है, मतलब अमीटर करंट की मैं बात करूं, याद रखें
आप यहाँ पे फिर आपके मन में बात आ रही होगी कि इनपुट पे तो इनपुट करंट जो है वो तो बेस करंट है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि बेस करंट बहुत ही मिनिमम होता है, उसके इफेक्ट को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, तो अमीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए इनपुट वोल्टेज 0.1 वोल्ट प्रोवाइड करने से अमीटर करंट कितना हुआ, 1 मिली एम्पेयर हो गया। तो जितना अमीटर करंट है उतना ही कलेक्टर करंट है। अगर अमीटर करंट 1 मिली एम्पेयर है तो कलेक्टर करंट भी कितना होगा, 1 मिली एम्पेयर होगा। ये देखें, सपोज अ चेंज ऑफ 0.1 वोल्ट इन सिग्नल वोल्टेज, जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज है, प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 1 मिली एम्पेयर इन अमीटर करंट। अमीटर करंट में कितने चेंज आ गई, 1 मिली एम्पेयर। अब सेम चेंज कलेक्टर करंट में भी आई है, उसकी में कितनी आ गई, 1 मिली एम्पेयर। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं कि कलेक्टर जो रेजिस्टेंस थी आरसी, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, आई सी आर सी, मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस ओम लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल टू आई आर ना। तो आई सी आर सी, आई सी कितना है 1 मिली एम्पेयर, आर सी कितना है 5 किलो ओम। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ये देखें 5 किलो ओम और 1 मिली एम्पेयर, ये नहीं, ये देखें आई सी आर सी, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखें किलो, किलो कितनी वैल्यू क्या है 10⁻³ ओम, और मिली 10⁻³ हो जाएगी यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, मिली की वैल्यू यहाँ पे होनी थी 10⁻³ तो वो 10⁻³ और 10⁻+3 ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा 5 और ओम एम्पेयर विच इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये देखें 5 वोल्ट हमें मिल गए। यहाँ तो क्लियर। यानी इनपुट पे हमने कितने दिए थे, इनपुट में जस्ट 0.1 वोल्ट की चेंजिंग की थी, 0.1 वोल्ट, लेकिन आउटपुट पे कितने मिल रहे हैं 5 वोल्ट उस कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो मिल रहे हैं। क्योंकि हमने आउटपुट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट हमने उसी से लेनी होती है कलेक्टर रेजिस्टेंस से, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज कितने अपीयर हो रहे हैं 5 वोल्ट। तो इट मीन 0.1 वोल्ट देने से हमारे पास क्या मिला, 5 वोल्ट मिले। तो ये एक देखें, ये इस तरह से ये ट्रांजिस्टर जो है ये एज अ एम्पलीफायर जो है ये वर्क कर रहा है। बात समझ आई। इस तरह अगर आपने वोल्टेज एम्पलीफिकेशन देखनी हो, किसने कितना किया है तो वो जरा देखें, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट कितने थे, ये यहाँ पे क्या मतलब है, वोल्टेज गेन है इसका, ये गेन कितना हुआ है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, वो कितना आया 50% आ गया। ओके हो गया। लेकिन जी तो लास्ट स्टेप हमारा इसका क्या था कि हमने इसके क्या देखने हैं, यूजेस भी देखने हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी एप्लीकेशन, ये इसके यूजेस में, किसके यूजेस या एप्लीकेशन क्या है। याद रखें, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को ज़्यादातर जो वाइडली यूज़ करते होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यूज़ करते होते हैं और कम्युनिकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में और कम्युनिकेशन फील्ड में से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता होता है। तो पहले इसका जो यूज़ होता है याद रखिए, इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ये देखें, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट विल बी हाई। आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहा होता है, चूंकि वो एम्पलीफाइड फॉर्म में होता है, एम्पलीट्यूड भी उसका इंक्रीज हुआ होता है, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है वहाँ पे इंक्रीज हुई होती है। इस तरह रेडियो सिग्नल एम्पलीफिकेशन में इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को यूज करते हैं, रेडियो सिग्नल। तो ये प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसमें, वायरलेस कम्युनिकेशन में ये यूज प्रोमिनेंट रोल प्ले करते होते हैं। इस तरह ये आपने यूजेज इनको स्टडी कर लेना है। लें जी, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर हमारा वाइंड अप हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है ये आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ये जो बीएससी और एडीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये समझाया है टॉपिक। इसमें मैंने आपको थीम बताया था कि सबसे पहले तो आपने एम्पलीफायर के बारे में बताना है, एम्पलीफिकेशन के बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स जो हैं आपने कुछ पॉइंट्स वो ज़रूर डिस्कस करने हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखी, फिगर पे डिस्कशन कर दिया आपने। उसके बाद वर्किंग, और वर्किंग में एक एग्जाम्पल को, और लास्ट पर हमने क्या करना है, लास्ट पर इसके यूजेस देखने हैं। लें जी, तो आपका फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इसके अबाउट या इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो लें जी, एक नए लेक्चर के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।